Shall we resume? We're going to start off with cost audit. So you can turn up maybe 3-4 pages. Those who have not got the notes, they are expected in another 15-20 minutes. Cost audit. Do you remember there is a section in Companies Act which deals with cost audit, and that is section number 148. सेक्शन 148 में पूरे डिटेल्स दिए कि कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ओके, एंड इसके प्रॉपर रूल्स भी सेटअप किए गए. सो इफ वी रीड दिस, okay, so if we read this section number 148 details regarding cost audit, let's start reading line by line. What is given? Cost audit rules not to apply to certain cases. ये कब apply नहीं करेंगे देखो. So are we talking about exceptions basically to cost audit? Yes. The requirement for cost audit under these rules, mark करो, shall not be applicable to a company which is covered under rule 3 and मतलब जिसको शायद बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करने पड़ेंगे, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स तो शायद मेंटेन करने पड़ेंगे, बट क्या करने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट ऑडिट करने की जरूरत नहीं है. वॉज दिस कवर्ड इन योर नोट्स? एब्सोल्युटली यस. जहाँ से भी आपने करा है वहाँ पे आइडियली पहले 2 एक्सेप्शंस थे ही थे. कौन से 2 एक्सेप्शंस ऑलरेडी थे? whose revenue from exports, foreign exchange exceeds 75% of its total revenue. And second exception क्या था? which is operating from a special economic zone, something like EOU and SEZ. इनको किस में एक्सेप्शन दिया है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में एक्सेप्शन दिया है या कॉस्ट ऑडिट के लिए एक्सेप्शन दिया है? कॉस्ट ऑडिट के लिए एक्सेप्शन दिया है. बट नाउ इफ यू गो टू द थर्ड पॉइंट, ये कभी था ही नहीं, ये अमेंडमेंट है. देयर इज वन मोर कंडीशन विच टॉक्स अबाउट एग्जेम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट. किसको एग्जेम्पशन दिया है देखो? विच इज एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन. दैट इज इंपॉर्टेंट. कैप्टिव कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन, ओके, थ्रू इट्स कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट. कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है बट ये कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूज करी जा रही है, कैन आई से दिस इज एन एनकरेजमेंट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, नॉट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी बट प्रोड्यूसिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजिंग इट फॉर देयर ओन पर्पज. सो थोड़ा सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ लेके जा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ा थोड़ा कम आप करो, अब खुद भी थोड़ा जनरेट करने की कोशिश करो एंड ट्राई एंड कंज्यूम इट योरसेल्फ. अगर आप ये करते हो तो हम आपको थोड़ा सा बेनिफिट दे रहे हैं. क्या बेनिफिट दे रहे हैं? कि आपको कॉस्ट ऑडिट खुद की करवाने की ज़रूरत नहीं है. अ वेरी सिंपल एंड स्मॉल क्लॉज. इज दिस अंडरस्टूड? नो नीड फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन. यस. इसके ऊपर भी आरटीपी में क्वेश्चन आया है. वी आर गोइंग टू डू दैट वंस वी आर डन विद ऑल द अमेंडमेंट्स, राइट. बाकी जो इतना बड़ा आरटीपी में दिया है तो क्वालिफिकेशन क्या होगा, कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा, राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगे, इट्स सेम. इट्स मोटाटिस मोटाटिस अप्लाई. मोटाटिस मोटाटिस का मीनिंग पता है? सेम एज, ओके. जो कुछ भी नॉर्मल ऑडिटर के लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए जो कुछ भी है, डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है, पावर्स, ड्यूटीज, ये सब नॉर्मल जो स्टैट ऑडिटर को एप्लीकेबल है वही सब कॉस्ट ऑडिटर को एप्लीकेबल होने वाला है. ये मैंने पूरा वापस से इधर नहीं दिया है. So cost audit का वैसे देखा जाएगा तो only one small single amendment. What is that? Cost audit not required for what? A company which is engaged in electricity generation for captive consumption. तो इनको cost audit कराने की ज़रूरत नहीं है. Simple? Well, actually section 129 जो मैंने already covered बोला था, इसमें और एक important चीज़ आती है जो मैं थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने दिया है, बट मैंने ये कहाँ पे दिया है ये मुझे ही याद नहीं आ रहा है अभी. जस्ट गिव मी 1 minute फॉर दैट. यस, मैंने बोला है एक्चुअली ऑलरेडी कवर्ड बिकॉज ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है एक्चुअली. सो अच्छा, आता हो झालं बाबा, झालं आता इथे मी शिकवते. ओके, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्चुअली मैंने सेक्शन नंबर 129 कवर किया है. सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो अ लिटिल बिट बैक. 2-3 पेजेस शायद पीछे जाना पड़ेगा आपको. ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिला क्या एवरीवन? यस.
अब इसमें आता है सेक्शन नंबर 129 एंड एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज किया है. क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड. शैल आई स्टार्ट? यस. According to section number 129 subsection 3 of the Companies Act 2013, where a company has one or more subsidiaries including associate company and joint venture, it shall, in addition to its own financial statements, prepare a consolidated financial statement of the company and of all the subsidiaries in the same form and manner as of its own. ओके जैसे होल्डिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहा है उसी फॉर्मेट में बाकी सभी छोटी छोटी जो सब्सिडीज है कंसोलिडेट करके सेम फॉर्मेट में सबका बनना चाहिए. ओके लेकिन हम जो बोल रहे हैं क्या हर एक सब्सिडरी कंसोलिडेट करने पड़ेगी? एज अ रूल, एज अ जनरल रूल, क्या हर एक सब्सिडरी कंसोलिडेट करने? हाँ. एज अ जनरल रूल क्या हर एक एसोसिएट, हर एक जेवी कंसोलिडेट करना है? हाँ. आप पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन, ध्यान से सुनो, ये नया है. एक्सेप्शन क्या एम्फसाइज किया है देखो. However, the requirement related to preparation of consolidated financial statements shall not apply to a company if it meets the following criteria. तो अगर आप एक ऐसे सब्सिडरी के बारे में बात कर रहे हो जो ये फॉलोइंग क्राइटेरिया मीट करती है तो आपको इसको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है. कौन से क्राइटेरिया मीट करती है? लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट वन, इट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडियरी और इज अ पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी and all its members including those who are not otherwise entitled to vote have been intimated in writing, for which the proof of delivery of such intimation. Who can tell me what do you mean by proof of delivery of such intimation? How do you prove कि इनको मिला? तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स में भी आता है एक बार कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपके पास होना चाहिए. रजिस्टर्ड एडी, एडी एक्नॉलेजमेंट ड्यू, रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू. रजिस्टर्ड एडी होता है जिसमें आपके पास प्रूफ होता है कि सामने वाले को ये मिला या नहीं मिला. वेल आजकल के ज़माने में रजिस्टर्ड एडी ज़रूरत नहीं है. सिंपल थिंग इज यू कैन जस्ट डू अ स्पीड पोस्ट ऑल्सो और अ कुरियर ऑल्सो जिसमें उनके वेबसाइट पे ही स्टेटस दिखता है ना. लाइक वेन एवर आई डिलीवर पेन ड्राइव्स और नोट्स टू इवन आउटसाइड पुणे, जब मैं कुरियर भेजती हूँ तब मैं क्या हर एक बार उसको फ़ोन नहीं करते बैठती है मिला क्या नोट्स, मिला क्या पेन ड्राइव. नहीं, क्या करना है सिर्फ वो ट्रैकिंग नंबर वेबसाइट पे डालो एंड जस्ट चेक मिला या नहीं मिला. डिलीवर टू पर्सन का नेम भी आ जाता है, बात खत्म, उसको मिल गया. इज इट अंडरस्टूड? सो आजकल प्रूफ ऑफ डिलीवरी ज़रूरी नहीं सिर्फ रजिस्टर्ड एडी से होगा. इट कैन ऑल्सो बी थ्रू नॉर्मल स्पीड पोस्ट और कुरियर ऑल्सो. इट इज़ अवेलेबल विद द कंपनी एंड दे डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक बार इंपॉर्टेंट बात सिर्फ पढ़ेंगे, वापस से बढ़ू. इट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी. कौन सी सब्सिडरी को कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है? होली ओन्ड सब्सिडरी हो सकती है. होली ओन्ड समझते हैं 100% होल्डिंग के पास ही है, या फिर पार्टली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ अनदर कंपनी एंड ऑल इट्स मेंबर्स. कौन इट्स मेंबर्स मतलब किसके मेंबर्स? सब्सिडरी के मेंबर्स. सबको इंटीमेट किया कि भाई हमारा जो कुछ भी सब्सिडरी के जो फाइनेंशियल्स है वो इनमें कंसोलिडेट नहीं होंगे. इनको ये बताया. इसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी किसके पास होना चाहिए? मैनेजमेंट के पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी होना चाहिए. इनमें से एक भी बंदे ने अगर ऑब्जेक्ट किया तो आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा. बट अगर एक भी मेंबर ने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो आर यू अलाउड फॉर नॉन कंसोलिडेशन? यस, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू बी मेट. समझ में आ गया? फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या है? इट इज अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड और आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज. मैंने बोला ऐसे द मोमेंट यूर लिस्टेड सेबी आ गया, सेबी बोलता है कि बाकी कुछ संबंध ही नहीं, तो लिस्टेड है ना, तो तेरे को ये फॉलो करना पड़ेगा, तेरे को सब कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा. सो यहाँ पे सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए? इट शुड बी एन अनलिस्टेड सब्सिडियरी. एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अल्टीमेट or an intermediate holding files consolidated financial statements with the registrar which is in compliance with the applicable accounting standards. For this you need to know what do you mean by an ultimate holding company and intermediate holding company. मैं जो आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रही थी, just check this out. X is a holding company, Y is a subsidiary of X,
Z इज अ सब्सिडियरी ऑफ Y. फ्लो समझ में आ रहा है? X कौन है? होल्डिंग है, Y सब्सिडियरी एंड Z अगेन सब्सिडियरी. ओके, Z के लिए Y कौन होता है? Z के लिए Y कौन होता है? इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी. इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी. क्यों इंटरमीडिएट? अरे इसका भी तो कोई होल्डिंग है. ओके, क्या ये जो फाइनल होल्डिंग कंपनी है, फाइनल होल्डिंग कंपनी कौन है? इसको क्या बोला गया है? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी. अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी मीन्स अ होल्डिंग कंपनी जिसका वापस कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है. इसके ऊपर चेन खत्म हो जाती है. टॉप मोस्ट ऑफ द पिरामिड इज द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी. पक्का क्लियर क्या? एक बार फिर से, एक्स होल्डिंग है, एक्स की सब्सिडी वाई, वाई की सब्सिडी जेड, जेड की इंटरमीडिएट होल्डिंग कौन है? वाई. इनकी क्या क्या वर्ड यूज किया? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कौन है? एक्स. यहां तक ओके? अब देखो इसका लॉजिक क्या है, समझो. हम बात करें वाई ने अगर, हाँ वाई के बारे में बात करें तो वाई को कैसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा? बोलो, जागो ग्राहक जागो. वाई कैसे कंसोलिडेट करेगा? वाई प्लस जेड करेगा, करेक्ट. एक्स कैसे करेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड. इसमें क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, बराबर ना? एक तो y प्लस जेड इधर भी हो गया, एक तो y प्लस जेड इधर भी हो गया. सो अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया, बराबर. तो अब हम बोल रहे हैं y कौन है? y ऐसी कंपनी है जो अनलिस्टेड सब्सिडियरी है. ओके, y अनलिस्टेड सब्सिडियरी है. y के हर एक मेंबर को बोला गया है कि देखो देखो ऐसे ऐसे है. कोई ऑब्जेक्शन है क्या? किसी को नहीं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है. एंड अगर ये फुलफिल हो गया, अल्टीमेट होल्डिंग, तीसरा कौन सा था? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है? इज इट कंसोलिडेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? यस और नो? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी अपने इसमें कौन थी? एक्स. क्या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेट कर रही है? हाँ. तो वाई को, वाई ने जेड को कंसोलिडेट अलग से करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इट विल बी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. समझ में आया क्या? पक्का? फॉर श्योर. लास्ट एक बार फटाफट बोलो. अब थोड़ा सा कुछ नहीं, मतलब टाइम पास के लिए ले रही हूँ फटाफट. एल एम एन. एम क्या करेगा? एम प्लस एन. एल ने क्या करना पड़ेगा? एल प्लस एम प्लस एन. कितना डुप्लीकेशन हुआ? एम प्लस एन डुप्लीकेशन हुआ. तो क्या बोला? करने की जरूरत नहीं है. कब? 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो. कौन से 3? पहला, सबको बोल दो कोई टेंशन है क्या? नहीं. प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया. दूसरा, अनलिस्टेड सब्सिडियरी है. तीसरा, अल्टीमेट होल्डिंग या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग, कोई तो दोनों में से, या फिर दोनों हुई तो अच्छी बात है. क्या कर रहे हैं? कंसोलिडेट कर रहे हैं. तो आपको उस सब्सिडियरी के लिए एग्जामिशन मिल जाएगा. इज दिस क्लियर? सो इन आवर एग्जांपल, हु नीड नॉट कंसोलिडेट? अब आता है एलएमएन चालू है तो वाई किधर से आ गया? हु नीड नॉट कंसोलिडेट? एम नीड नॉट कंसोलिडेट. एम एंड एन ये कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है. एंड ऊपर के केस में y को y प्लस जेड की कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है. पक्का क्लियर क्या? दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 129. सो अगर आपको ये स्पेसिफिकली मार्क करना है सेक्शन नंबर, एनीवन हैज अ डाउट? ओके, सो सेक्शन 129 क्लियर है. सो इफ यू गो बैक टू कंपनी ऑडिट नाउ, जहाँ से मैं स्टार्ट करने वाली थी एंड अचानक सेक्शन 129 ऑलरेडी कवर्ड आ गया. सो इफ यू वांट टू राइट हियर, कहाँ पे कवर किया? कौन से चैप्टर में कवर किया हमने? ये ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर, उसमें ये कवर किया है. कैन आई मूव ऑन? यस. चलो, अब जिंदगी में पहली बार 2 सेक्शंस केम अप. विच 2 सेक्शंस? 130 एंड 131. हम दोनों भी सेक्शंस एक बार पढ़ेंगे, बट एक मैं जस्ट ऐसे ही
कंपेयर कर रही थी एक्चुअली. व्हेन आई रेड फॉर द फर्स्ट टाइम सेक्शन 130 फॉलोड बाय 131, आई फाउंड सर्टन सिमिलैरिटीज एंड सर्टन डिस्टिंक्शन पॉइंट्स आल्सो बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर पैरामीटर. सो हम ये दोनों एक बार पढ़ेंगे एंड दोनों भी सेक्शंस एक ही टेबुलर फॉर्मेट में जोड़ देंगे. ओके चलो लेट अस रीड सेक्शन 130. मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी तरफ फोकस किया तो भी चलेगा, लोग आते जाते रहेंगे. ओके सेक्शन 130 of the Companies Act 2013 states that, mark करो, a company shall not reopen its books of accounts and not recast its financial statements unless, कंपनी को अपने पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करने की परमिशन नहीं है, अपने पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकास्ट मतलब रीस्टेट करने की परमिशन नहीं है. कब परमिशन नहीं है? अनलेस एन एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड इज मेड बाय, मैंने एप्लीकेशन करके नहीं होगा, बड़े बड़े लोग हैं. कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, इनकम टैक्स ने बोला, सेबी ने बोला, अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी ने बोला और अथॉरिटी ने बोला, और एनी अदर पर्सन कंसर्न्ड, इनसे सेबी इनकम टैक्स इनसे जो कोई पर्सन कंसर्न्ड है उन्होंने बोला. तो क्या होता है? एंड एन ऑर्डर इज मेड बाय द कोर्ट ऑफ अ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन और द ट्रिब्यूनल टू दैट इफेक्ट दैट, अभी तक क्या पढ़ा ध्यान से समझ लो. मान के चलो मेरी एक कंपनी है राणा डे प्राइवेट लिमिटेड. ओके क्या मैं खुद ही बोल सकती हूँ मेरे को मेरे बुक्स रीओपन करने हैं, मेरे को मेरे फाइनेंशियल्स रिकास्ट करने हैं, थोड़ा आज कुछ तूफानी करते हैं, ऐसे में बोल सकते हैं? आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट. किसने एप्लीकेशन डालना पड़ता है? मैं एप्लीकेशन नहीं डाल सकती. किसने एप्लीकेशन डालना पड़ेगा? सीजी ने एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, बड़े बड़े लोग. सेबी ने एप्लीकेशन डालना पड़ेगा. आरओसी मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी में, यू मे से दैट. बट तीसरा कौन सा था? इनकम टैक्स या फिर एनी पर्सन कनेक्टेड देयर टू और एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी. अब मैं बोलूँ हाँ इनका मेरे ऊपर ध्यान है, मेरी बिहाफ पे एप्लीकेशन किया ना, राणा डे प्राइवेट लिमिटेड के बुक्स रीओपन करो, रिकास्ट करो. मैंने कहा वाह वाह वाह. प्राइवेट लिमिटेड में सेबी नहीं आएगा ऑफकोर्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज आ सकती है. सो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला राणा डे प्राइवेट लिमिटेड के बुक्स रीओपन करो. मैं बोल रही हूँ वाह इनकम टैक्स से मेरे ऊपर नजर है. क्यों क्यों रिकास्ट करने के लिए बोला? आगे बढ़ो. क्यों? उनको क्या लगता है? दैट द रेलेवेंट अर्लियर अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड इन अ, अगर इनकम टैक्स को लगता है कि राणा डे प्राइवेट लिमिटेड के बुक्स फ्रॉड्यूलेंट मैनर में अगर किए गए थे या फिर और affairs of the company were mismanaged during the relevant period, casting a doubt on the reliability on the financial statements. Either मेरे affairs of the company mismanaged है या फिर कोई फ्रॉड का ही डाउट आ रहा है सीधा. किसको आ रहा है? मुझे. सीबी, सीजी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और पर्सन कनेक्टेड देयर टू. चार याद रखने के लिए आसान है ना, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें ऐसे याद रखो. कौन? सीजी, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड पर्सन कनेक्टेड देयर टू. इन्हीं से रिलेटेड कोई पर्सन है. इनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी. क्यों? मेरे को बहुत भारी लग रहा था. वाह, मेरे बिहाफ पे एप्लीकेशन किया, बाद में पता चला ओह नो. किसके लिए किया था? उनको लग रहा है मैंने फ्रॉड किया है, या फिर उनको लग रहा है कि मेरे कंपनी का ऑपरेशंस मिसमैनेज्ड है. तो इन्होंने किसको एप्लीकेशन डालना है? कोर्ट को या फिर ट्राइब्यूनल को. कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन डालना पड़ेगा. ट्रिब्यूनल, ट्राइब्यूनल, दैट्स सेम प्रोनाउंसिएशन. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल? ये आधे लोगों को पता ही नहीं होता है. सब क्या होता है? कोर्ट, ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा. तो कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सेम है क्या? हु इज मोर पावरफुल? कोर्ट इज मोर पावरफुल. जनरली जो हम बोलते हैं ना, सनी देओल का डायलॉग है ना, तारीख के ऊपर तारीख जनाब, वो किसके ऊपर ज़्यादा होता है? कोर्ट में ज़्यादा होता है. प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स ज़्यादा कोर्ट में होती है. पावर टू स्पीक, पावर टू स्पीक, मैं कटघरे में आके बोल सकती हूँ वो ठीक है. बट नॉर्मल जैसे लॉयर रिप्रेजेंट करता है, लॉयर के बिना हमारा कुछ टिकता नहीं है ना कोर्ट में. वील हैव टू अपॉइंट अ लॉयर ना. बट अगर ट्रिब्यूनल है तो आई कैन स्टैंड अप फॉर माई ओन केस. लॉयर की ज़रूरत नहीं होती. ओके सो थोड़ा सा हल्का सा इन्फॉर्मल है एज कम्पेयर टू कोर्ट, नॉट मेजरली, हल्का सा इन्फॉर्मल है एज कम्पेयर टू द कोर्ट. ज़्यादा प्रोसीजर कोर्ट में आता है. सो ये एक माइनर सा डिफरेंस है, वैसे बहुत ज़्यादा है बट एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ये है. सो एक बार वापस से लास्ट टाइम फोकस करो. हु हैज़ गिवन द एप्लीकेशन? ये बड़े लोग. किसको एप्लीकेशन दिया?
कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को। क्यों दिया? इनको दो चीज़ें लग रही है मेरे बारे में, क्या? आइदर फ्रॉड्यूलेंट या फिर मिसमैनेज्ड है। तो क्या करना पड़ेगा? आगे लिखा है एंड, ये जो हमने पढ़ा, फोकस ऑन द स्क्रीन इफ यू वांट। एंड सिर्फ इन्होंने एप्लीकेशन नहीं डाला है, आगे भी कुछ तो हुआ है। एंड एन ऑर्डर इज मेड बाय अ कोर्ट और कंपीटेंट जुरिस्डिक्शन और ट्रिब्यूनल टू द इफेक्ट दैट, ये सब हुआ है। फटाफट बोलो। एप्लीकेशन बड़े लोगों ने किया एंड ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने दिया, दोनों भी कंप्लीट हुआ। आर यू गेटिंग मी? एक तरफ से आया एप्लीकेशन, दूसरी तरफ से आया ऑर्डर। तो क्या हो सकता है बोलो? अरे टाइटल पढ़ो यार। तो क्या हो सकता है? रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स हो सकता है, या फिर रिकास्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हो सकता है। आया क्या ध्यान में? यस। लास्ट लाइन में क्या लिखा है? However, a notice shall be given by the court or tribunal in this regard and shall take into consideration the representations if any. जो अगर कुछ मुझे रिप्रेजेंटेशन देना है, मुझे भी अगर कुछ बात करनी है, फिर इनसे भी, बड़े लोगों से भी अगर उनको कुछ रिप्रेजेंटेशन मांगनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगनी है, तो कैन दे आस्क फॉर दैट बिफोर पासिंग द ऑर्डर और आफ्टर पासिंग द ऑर्डर? ऑफ कोर्स बिफोर पासिंग द ऑर्डर। ऑर्डर पास करने से पहले बड़े लोगों से एक बार कंसल्ट करो, आपको कुछ एडिशनल रिप्रेजेंटेशन देने हैं क्या, एंड बाद में ऑर्डर पास करो। फिर बैठ गया। विच वन वॉज दिस? सेक्शन नंबर 130। शैल वी मूव ऑन? 131 भी पढ़ेंगे एंड देन विल कंपेयर 130 वर्सेस 131। क्या लिखा है 131 में? वॉलेंटरी रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड्स रिपोर्ट। मतलब कौन करने वाला है? मैं खुद, रानडे प्राइवेट लिमिटेड, क्या मैं खुद वॉलेंटरीली रिवाइज कर सकती हूँ क्या? आइदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर बोर्ड्स रिपोर्ट, मैं खुद वॉलेंटरी इसको रिवाइज कर सकती हूँ। बट टू व्हाट एक्सटेंट वी आर गोइंग टू रीड दिस? क्या लिखा है आगे? सेक्शन 131 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट, मार्क करो आगे, इसके आगे इंपॉर्टेंट आता है, इफ इट अपीयर्स टू द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी दैट, क्या लग रहा है डायरेक्टर्स को? अच्छा, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मेरे रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए मैं देख रही हूँ क्या हुआ क्या हुआ। ओके, सो क्या लगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? क्या लगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी और रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड डू नॉट कंप्लाई। किसके साथ कंप्लाई नहीं किया? विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 129। अभी बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। या फिर सेक्शन नंबर 134 इज अबाउट व्हाट? बोर्ड्स रिपोर्ट। क्या ये आपको ऑडिट में आता है? एब्सोल्युटली यस आता है। क्या ये आपको लॉ में भी आता है? एब्सोल्युटली यस, वहाँ पे भी आता है। ओके, फटाफट बोलो। किसको नॉन कंप्लायंस लग रहा था इस केस में? 131 में किसको नॉन कंप्लायंस लग रहा है? मुझे लग रहा है। किस में गड़बड़ हुई ऐसे मुझे लग रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फिर बोर्ड्स रिपोर्ट में। काय का नॉन कंप्लायंस? सो सेक्शन आइदर 129 का नॉन कंप्लायंस हुआ या फिर सेक्शन नंबर 134 का नॉन कंप्लायंस हुआ। तो क्या करना पड़ेगा? दे मे प्रिपेयर रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और a revised report. Which report? बोर्ड्स रिपोर्ट। सो अगर आपको ये क्लैरिफाई करना है, ये रिपोर्ट कौन सा है? बोर्ड्स रिपोर्ट। ठीक है, सो दे में प्रिपेयर रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अ रिवाइज्ड रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द 3 preceding financial years। ये भी मार्क करो, इन रिस्पेक्ट ऑफ any of the 3 preceding financial years after obtaining approval of the tribunal on an application made by the company in such form and manner as may be prescribed, and a copy of the order passed by the tribunal shall be filed with the registrar। यहाँ तक ओके? अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है तो इसका एक छोटा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करेंगे। सेक्शन नंबर 130 वर्सेस सेक्शन नंबर 131। ओके, अच्छा चाहिए तो नहीं, ठीक है चलो छोड़ो, डायरेक्टली राइट। शैल आई स्टार्ट? चलो पहला पॉइंट कौन बोल सकता है दोनों में फर्क? एप्लीकेशन किसने डाला?
130 में एप्लीकेशन किसने डाला? बड़े बड़े लोग ना, सीजी या फिर सेबी या फिर आईटी या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर एनी पर्सन कनेक्टेड, एनी पर्सन कनेक्टेड। इन्होंने क्या किया? एप्लीकेशन दिया। इन्होंने क्या किया? एप्लीकेशन दिया। यहां तक ओके? 131 में कौन एप्लीकेशन दे रहा है? डायरेक्टर्स। सो मैनेजमेंट और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबमिट एन एप्लीकेशन। ठीक है, अब एप्लीकेशन का ही पॉइंट आगे लेके जाता है। किसको एप्लीकेशन करते हैं? यहाँ पे कोर्ट और ट्राइब्यूनल, इसी के लिए हमने वो डिस्कशन किया ना अभी। एंड राइट हैंड साइड में किसको एप्लीकेशन दे रहे हैं? ओनली टू ट्राइब्यूनल। So this is what this point is about. Applied to. This point was about applied to whom? बराबर। थर्ड पॉइंट, व्हाई एप्लीकेशन। देखो सीक्वेंस भी याद रखने के लिए, किसने अप्लाई किया? पहला पॉइंट। किसको अप्लाई किया? दूसरा पॉइंट। तीसरा, क्यों वही अप्लाई किया? थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? व्हाई एप्लीकेशन इज डन। अगर आपको लग रहा है फ्रॉड है या फिर मिसमैनेजमेंट है, फ्रॉड है, मिसमैनेजमेंट है, तो कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको क्या है? नॉन कंप्लायंस ऑफ 129 और 134 है तो, बराबर। चौथा पॉइंट, वेरी गुड। कितने साल पीछे जा सकते हैं? इज देयर एनी लिमिट फॉर गोइंग बैक फॉर 130? नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ इयर्स, नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ इयर्स। एंड फोर्थ पॉइंट इधर क्या है? मैक्सिमम अप टू प्रीवियस 3 years, मैक्सिमम अप टू प्रीवियस 3 years। ओके क्लियर? मुझे तो इतने डिस्टिंक्शन पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि किसी को और कोई नजर आ रहा है? हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दैट कैन बी वन मोर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। अगर आपको याद है 130 में रिप्रेजेंटेशन मांगा था, बराबर ना? आपको और कुछ बोलना है क्या? बड़े बड़े लोगों को पूछा ना, आपको कुछ और रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मतलब कुछ बोलना है क्या और? बट इफ एज फार एज 131 इज कंसर्न, क्या रिप्रेजेंटेशन वाली स्टेप आई थी या कट हुई थी? 131 में रिप्रेजेंटेशन वाला स्टेज नहीं था। सो रिप्रेजेंटेशन डिमांडेड और रिप्रेजेंटेशन सीक्ड बिफोर पासिंग एन ऑर्डर। रिप्रेजेंटेशन इज सीक्ड बिफोर पासिंग एन ऑर्डर। एंड लास्ट पॉइंट कौन सा है इधर राइट हैंड साइड? नो रिप्रेजेंटेशन, नो रिप्रेजेंटेशन। ओके, समझ में आ गया? वन मोर पॉइंट। हाँ बोल बोल। हाँ हाँ, एंड में, एंड में। I'll tell you, 1 minute। ये जो अपना लास्ट पॉइंट था इधर, इधर जो था 131 में, वहाँ पे हमने क्या बोला था? कॉपी ऑफ ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड विथ रजिस्टर। तो ये रिक्वायरमेंट ऊपर नहीं थी। ओके, सो दैट कैन ऑल्सो बी वन मोर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन कि एक बार ऑर्डर पास होती है तो किसको कम्युनिकेट करना है वापस? आर वी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विद दिस आरओसी फॉर 130?
130 no requirement to communicate to ROC, and 131 you'll have to communicate this to ROC. कितने 5-7 पॉइंट हो गए ना ऑलरेडी. I guess that should be more than enough. 130 and 131 both are clear. हाँ. Okay. हाँ हाँ एब्सोल्युटली. बट अभी उन हाँ रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द केसेस बेसिकली. सो अभी आरटीपी में उन्होंने क्या किया बताया क्या, उसी का पूरा शॉर्ट वर्जन दे रखा है. जो मैंने मेरे नोट्स में दिया है ना, दैट इज बेयर टेक्स्ट. जो आपके बेयर एक्ट में है वो पूरा का पूरा मैंने छाप दिया अपने नोट्स में. यहाँ पे आरटीपी में उन्होंने एक बहुत कंडेंस्ड फॉर्मेट में दिया है. सो राइट नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज नॉट वर्ड बाय वर्ड एवरीथिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द कंडेंस्ड फॉर्मेट ऑफ दैट. ओके. सो आई होप 130 131 दोनों भी क्लियर हो गए. एनी डाउट इन दिस वन? नो. शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. रिवाइज्ड शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013. 2-3 और छोटे छोटे पॉइंट करेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे. कंपनी ऑडिट तो खत्म करेंगे पूरा. शेड्यूल 3 जो होता है, आई एम श्योर एवरीवन नोज, बेसिकली डिवाइडेड. पार्ट 1 इज फॉर बैलेंस शीट, पार्ट 2 इज फॉर P&L. बट एक अभी वापस से कोई अपनी टांग बीच में अड़ा रहा है. कौन है ये? इंड एस. ओके. सो अब क्या हो गया देखो, एवरीवन पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन इफ यू वांट फॉर अ सेकेंड. अगर आप देखेंगे तो अब शेड्यूल 3 के 2 डिविजन्स आ गए. विच 2 डिविजन्स? डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2. बट डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2 में मेन फर्क क्या आता है? अब इसके लिए इफ यू गो बैक हियर यू विल सी डिवीजन 1 डील्स विथ financial statements which are prepared in accordance with company's accounting standard rules 2006. And if I am talking about the division 2, it is the preparation of financial statements in compliance with company's Ind AS rules 2015. इसके ऊपर भी RTP में क्वेश्चन है, इसी के लिए स्पेसिफाई कर रही हूँ कि वैसे भयंकर डिफरेंस है नहीं. अगर आप व्हेन वी रीड पार्ट 1 पार्ट 2 यू विल अंडरस्टैंड इट्स ऑलमोस्ट द सेम. बट दोनों का बेस जो है बनाने का, वन इज द ओल्ड कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 एंड नाउ दिस इज कंपनीज इंड एस 2015. अगर आप देखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या आता है, ऊपर क्या लिखा है? पार्ट 1 कंटेन्स व्हाट? बैलेंस शीट. बराबर, कंटेन्स बैलेंस शीट. पार्ट 2 में क्या लिखा है? जनरल इंस्ट्रक्शंस एज रिगार्ड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो क्या हमने यही बोला था? पार्ट 1 में बैलेंस शीट, पार्ट 2 में P&L. पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 एज सच ओल्ड इसमें नहीं आता है. जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसी जगह पे दिया है. व्हाट डू यू मीन बाय जनरल इंस्ट्रक्शंस? जो आपके नोट्स टू अकाउंट्स है, कोई एडिशनल डिस्क्लोजर्स है, वो किधर दे रखा है? ओल्ड इसमें उधर ही दिए. पार्ट 1 बैलेंस शीट से रिलेटेड अगर कोई नोट्स देने आपको तो पार्ट 1 में ही दे रखा है. P&L से रिलेटेड कोई जनरल इंस्ट्रक्शंस है तो वो पार्ट 2 में ही दे रखा है. बट इफ आई टॉक अबाउट द न्यू इंड एस डिस्क्लोजर्स, नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? पार्ट 1 टॉक्स अबाउट अगेन बैलेंस शीट, पार्ट 2 टॉक्स अबाउट अगेन P&L. इधर भी बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं. बट पार्ट 3 कंटेन्स ओनली जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओल्ड इसमें नहीं था क्या? तो ओल्ड इसमें भी एब्सोल्युटली है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. अगर आपको ये भी मार्क करना है ऊपर वाले इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं बट दे आर नॉट अंडर अ सेपरेट हेड ऑफ अ पार्ट 3. जनरल इंस्ट्रक्शंस करके दे रखे हैं. यहाँ पे सिर्फ इसका एक अलग डिवीजन बना है. डिवीजन इज टाइटल्ड एज पार्ट 3. दैट्स इट. समझ में आ गया आपको? एनी डाउट इन दिस? नो. अब दो बहुत माइनर चेंजेस सेक्शन 138 जो अभी डिस्कस कर रहे थे. सो दो बहुत छोटी सी चीज़ें आ गई. हु कैन कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट? मैंने आपको सीधा इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट एंटायर पार्ट मैंने फटाफट टाइप आउट कर दिया कि ओल्ड प्रोविजन में क्या बोला. हु कैन कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट? हु कैन कंडक्ट? टेल मी. इंडिविजुअल और अ फर्म. ओके. कैन ही बी अ CA? यस. CS, CMA, एनी प्रोफेशनल.
बट क्लियर कट बोला था इंडिविजुअल या फिर फर्म। ये पहली बार आया था न्यू कंपनीज एक्ट में जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल या फिर फर्म बोला। आई टेल यू व्हाट वाज द सिनेरियो। ओल्ड कंपनीज एक्ट में ऐसे कुछ मेंशन ही नहीं था। नाउ देयर वर सो मेनी सीएस जो थोड़ा सा ट्रिक करते थे कि जो सीओपी नहीं लेते थे, जो खुद की एक कंसल्टिंग कंपनी निकालते थे। प्रैक्टिकली बता रही है क्या सेक्शन का अपडेट आया है। 2-3 क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन इन्होंने ये सब किया है कि खुद की एक कंसल्टिंग कंपनी खोल रखी है। अब कंसल्टिंग कंपनी है, सीओपी नहीं लिया है, तो कैन आई से गोइंग बैक टू योर प्रोफेशनल एथिक्स, जो आपका शेड्यूल 1 पार्ट 1 है एंड शेड्यूल 2 पार्ट 1 है, दोनों भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्योंकि दोनों के भी पार्ट 1 किसको एप्लीकेबल होते हैं? सिर्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को होते हैं। तो ये मेरे 2-3 होशियार फ्रेंड्स ने क्या किया, सीओपी ले आई नहीं, कंसल्टिंग कंपनी स्टार्ट की। एनी प्रोफेशनल कैन डू इंटरनल ऑडिट। तो कंपनी इंटरनल ऑडिट करती थी, भर भर के एडवर्टाइजमेंट करती थी। एडवर्टाइजमेंट कैसे करती थी? तो सीओपी नहीं है ना, तो पार्ट 1 एप्लीकेबल ही नहीं है ना। पार्ट 1 इज एप्लीकेबल ओनली टू मेंबर्स इन प्रैक्टिस। ओके, तो इसके कारण पहले प्रायर टू न्यू कंपनीज एक्ट डूइंग इंटरनल ऑडिट्स विच आर बॉडी कॉर्पोरेट्स वाज वेरी कॉमन। बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अलाउड टू बी द ऑडिटर। ये किधर लिखा था? स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनीज एक्ट के लिए लिखा था। इंटरनल ऑडिट के लिए ऐसे क्लियर गाइडलाइन थी नहीं। सो टेकिंग एडवांटेज दैट देयर इज नो क्लियर गाइडलाइन, ये लोग ऐसे करते थे, बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश करो, कंसल्टिंग कंपनी एस्टैब्लिश करो, बिंदास ये सब काम करो। अब न्यू कंपनीज एक्ट जब आया तब इनकी सबकी वाट लग गई। क्यों? वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया सिर्फ इंडिविजुअल या फिर फर्म कर सकता है। अब ये लोग बोले अब क्या करेंगे। सो बड़ी मेहनत से पिछले 2 साल बेचारे कंपनी को पूरा बैक कन्वर्जन किया फ्रॉम कंपनी टू एलएलपी। अच्छा, ये उल्टा भी हो सकता है क्या? जनरली हम एलएलपी टू कंपनी पढ़ते हैं, क्या एलएलपी टू कंपनी बैक कन्वर्जन भी पॉसिबल? हाँ, व्हाई नॉट। तो मेरे बेचारे 2-3 दोस्तों ने पूरा बैक कन्वर्जन किया फ्रॉम कंपनी टू एलएलपी ताकि ऑडिट कंटिन्यू कर सके। बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअल फर्म भी अलाउड है ना, तो एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट वीक में उनको मिली थी, मैंने कहा अमेंडमेंट पता चला क्या? बोले क्या अमेंडमेंट? तो मैंने बोला एक अमेंडमेंट आया जिसमें न्यू प्रोविजन बोलता है अब इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है? इंडिविजुअल या फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट। बोले सही, यू आर नॉट जोकिंग ना? आई एम नॉट जोकिंग। सो इतनी जो मेहनत की उन्होंने 2 साल में, पूरे बिजनेस को शिफ्ट किया इधर से उधर, पूरा उसका टैक्सेशन इम्पैक्ट ये वो सब किया, शटिंग डाउन दैट कंपनी। अब उसका पूरा कुछ फायदा नहीं हुआ। वापस से दे हैव रिट्रेस्ड द पोजीशन बैक टू द ओल्ड वन। इनफैक्ट ओल्ड में तो कुछ लिखा ही नहीं था, अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि बॉडी कॉर्पोरेट भी कर सकता है। ओके क्लियर? सो क्या छोटा सा अमेंडमेंट आया बोलो? इंस्टेड ऑफ ओनली इंडिविजुअल और फर्म और एक नया वर्ड ऐड हो गया, कौन सा? बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, दूसरा भी और एक बहुत छोटा सा प्रोविजन है विच सेज दैट कौन ऑडिट कर सकता है? तो सीए हु मे और मे नॉट बी इन प्रैक्टिस। तो इनफैक्ट हम जब इंटरनल ऑडिट करते थे क्लास में भी, जब मैंने पढ़ाया था, तो बहुत एक स्पेसिफिक एम्फेसिस होता है इधर। सो कैन अ मेंबर इन इंडस्ट्री ऑल्सो टेक अप इंटरनल ऑडिट हु इज नॉट हैविंग सीओपी? एब्सोल्युटली यस, अलाउड। वर्डिंग कैसे आया था लॉ में? सीए हु मे और मे नॉट बी प्रैक्टिस और सीएमए और एनी अदर प्रोफेशनल। तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या सीए में प्रैक्टिसिंग ही चाहिए क्या? वर्डिंग एक बार विजुअलाइज करो, सीए विथ और विदाउट अ सीओपी और सीएमए और एनी अदर प्रोफेशनल। सीएमए के लिए कुछ क्लैरिफाई नहीं किया था, अब क्या आया? क्लैरिफिकेशन आया। क्या क्लैरिफिकेशन आया? सीएमए हु मे और मे नॉट बी इन प्रैक्टिस। छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पक्का क्लियर? सो इंटरनल ऑडिटर के लिए भी इंटरनल ऑडिट के सेक्शन में भी 2 छोटे छोटे चेंजेस आए, राइट?